नॉर्वे में रहे हैं और उसके बाद आप कोपेनहेगन में जा रहे हैं, डेनमार्क में रहे हैं, तो दोनों मुल्क में काम किया, सैलरीज का क्या फ़र्क है दोनों में? अगर हम सैलरी का देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है डेनमार्क और नॉर्वे में। ये डिपेंड करता है आप जॉब कैसी कर रहे हैं। अगर हम प्रोफेशनल जॉब की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि शायद कुछ ऐसी प्रोफेशनल जॉब हैं जिसमें डेनमार्क में सैलरी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लेबर की बात करें, लेबर जॉब्स की, उसमें नॉर्वे में सैलरी ज़्यादा है। जहाँ तक एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, और वही डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में। अगर आप कोपेनहेगन में रह रहे हैं, कैपिटल में रह रहे हैं, तो वहाँ पे रेंट भी ज़्यादा होगा और वहाँ पे बाकी भी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप किसी सबरब, किसी बाहर के एरिया में रह रहे हैं, तो वही आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो 19-20 का फ़र्क है नॉर्वे और अगर मैं डेनमार्क को कंपेयर करूँ। आपकी चॉइस क्या होगी, किस मुल्क में, नॉर्वे डेनमार्क में से? मैं जो अब ये हर बंदे का अपना पर्सनल ओपिनियन होती है, लेकिन जो मेरा अपना टाइम गुजरा है तो मैं डेनमार्क को करूँगा प्रेफर, क्योंकि मुझे थोड़ा सोशल लाइफ पसंद है और थोड़ा मतलब फिर कोपेनहेगन में कैपिटल में रह रहा था, थोड़ा जो एक यंगस्टर्स आप एक लाइफ एंजॉय करते हैं वो एक आपको वहाँ पे वो मिलती है चीज़। तो मुझे नॉर्वे नॉर्वे भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे नॉर्वे में एक फ़र्क ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत माशाल्लाह बड़े अच्छे सेटल है वहाँ पर। लेकिन यही है कि मुझे नॉर्वे ये है कि काफ़ी बोरिंग लगा है, और वहाँ पे कोई इस तरह लाइफ नहीं है। मतलब आप कोई, मतलब वहाँ पे सिर्फ ये है कि आप जॉब करते हो या आप घर, आपकी इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ नहीं है वहाँ पर। नॉर्वे से डेनमार्क के पेपर लिए आपने, डेनमार्क से फिर आप स्वीडन शिफ्ट हो गए। जी तो स्वीडन आना किस तरह हुआ, जबकि डेनमार्क स्वीडन मुकाबले में सुना है कि बहुत अच्छा है? जी, अब ये है कि अच्छा, या मतलब मैं इसमें ये कहूँगा कि तीनों मुल्कों में 19-20 का फ़र्क है। अब कुछ चीज़ों में अगर बात करें तो वाकई डेनमार्क काफ़ी बेहतर है। डेनमार्क की करेंसी भी ऊपर है, इन दोनों मुल्कों से ऊपर है। सैलरी भी डेनमार्क में ज़्यादा है स्वीडन से। अच्छा, अब ये है कि मेरा मतलब एक थोड़ा पर्सनल यहाँ पर है कि जो ग्रीन कार्ड था वो उसकी जो कंडीशंस है वो चेंज होती जा रही थी टाइम के साथ साथ। पहले उन्होंने बहुत इजी रखा हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको मतलब हर साल कर दिया, स्ट्रिक्ट करते गए। उन्होंने काफ़ी सारी कंडीशंस लगा दी, और लग रहा था कि ये मुश्किल से मुश्किल कर रहे हैं, तो कल को पीआर या पासपोर्ट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर हुआ भी ऐसे ही जैसा मतलब मैं सोच रहा था, क्योंकि बाद में कुछ दोस्त थे जो जिनके अभी तक प्रॉब्लम चल रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वो हर बार कंडीशन चेंज करते गए, मुश्किल करते गए, तो वो अभी तक वीज़ा और ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को वहाँ पर। डेनमार्क से आपने स्वीडन आने का फैसला किया, जी तो इस चीज़ को ज़रा बयान करें कि किस तरह आपने जी जी डेनमार्क से स्वीडन आने का फैसला किया जी और किस तरीके से आया ये भी। जी जी अब ये था कि जब हम डेनमार्क में थे तो जब ये सारी मतलब ग्रीन कार्ड में हमें ये प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हुए, तो फ्रैंकली उस टाइम हमने कनाडा का प्रोसेस शुरू कर दिया था। कनाडा के अपने डॉक्यूमेंट्स भी हमने टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन वो एक पहले का एक मिसेस की पीएचडी हुई थी स्वीडन में, तो उनका एक वो चल रहा था पुराना एक प्रॉब्लम था कि जो पीएचडी जिन्होंने यहाँ पे कंप्लीट की थी उनको पहले पीआर नहीं यहाँ पे दी जाती थी। लेकिन वो फिर ये कि स्वीडन की गवर्नमेंट ने ये एक लॉ पास किया कि अब जितने भी जिन्होंने भी पीएचडी की है पहले, उनको हम पीआर दे रहे हैं। फिर हमने ये फैसला किया कि अब हमारे पास टाइम है, हम मतलब हमें फैसला करना है कि या तो हम कनाडा मूव कर जाएं, या हम डेनमार्क रुकें, या फिर हम स्वीडन आ जाएं। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि सबसे पहले, क्योंकि आपके वीज़ा का जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, तो फिर हम यहाँ स्वीडन मूव कर गए। और स्वीडन में कुछ अर्सा हमने तकरीबन 1 साल हमने उपसाला में रहे, वहाँ पे गुजारा। फिर वहीं से फिर हम मालमो मूव हुए, तो अब यहाँ पे कोई हमें 4-4.5 साल हो गए यहाँ पर। उपसाला में, इसलिए कि मिसेस ने पीएचडी उपसाला से की थी आपकी? नहीं, पीएचडी तो यहीं से की थी, लेकिन ये मालमो से या लुंड यूनिवर्सिटी लुंड यूनिवर्सिटी से? जी, लेकिन ये था कि मेन हमारा पर्पस था स्टॉकहोम मूव होने का। हम कैपिटल मूव होना चाह रहे थे कोपेनहेगन से, लेकिन उस टाइम स्टॉकहोम में हमें कोई ऑप्शन अच्छी मिल नहीं रही थी घर की, तो हमें उपसाला में मिली, तो फिर हम उपसाला मूव हो गए। और लेकिन ये है कि जब हम उपसाला ऊपर नॉर्थ में रहे तो हमें लगा कि नहीं, हम ऑलरेडी कोपेनहेगन रह चुके थे, तो हमें लगा कि यही रीजन जो है ना, अगर आपने स्कैंडिनेविया में रहना है तो ये जो ओरेसन रीजन है, ये कोपेनहेगन या ये मालमो हो गया, ठीक है। बिल्कुल ये सबसे बेस्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी है और मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा है। ऊपर ये प्रॉब्लम था कि आपको 70 किलोमीटर के बाद जाके कोई वहाँ पे टाउन या सिटी आता है, तो वो सारा ऊपर तो जंगल है, फिर आना है वहाँ पे।
तो खैर ये मतलब आज मैं देखता हूँ कि ये जितने भी मतलब कंट्रीज चेंज किए और जितने भी ये डिसीजन लिए, तो मुझे लगता है कि मैं एक बड़े ही अच्छे मुल्क में आके मतलब यहाँ पे आके मतलब अब स्टॉप किया और रह रहे हैं। खैर अभी भी मुझे एक वो दिल में एक है कि इंग्लिश कंट्री ट्राई करना चाहिए जी। जैसे मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं आपको वो इंग्लिश कंट्री में ही मिलेंगे, तो जाना चाहिए, एक अपना कल्चर, एक अपना आप इंजॉय करते हैं। आप ये गर्मियों की छुट्टियों में आप गए थे इंग्लैंड, जी। कितने महीने रह के आए वहाँ पे आप? तकरीबन 3 to 4 मंथ्स हम रहे थे वहाँ पे। 3 to 4 मंथ्स आप इंग्लैंड में रह के आए। जी। आपने 3-4 महीने जो वहाँ पे गुजारे आपने, और उसको आप किस तरह कंपेयर करते हैं स्वीडन के साथ आप? जी। अब ये है कि मैं ऑलरेडी भी 2-3 दफ़ा जा चुका था यूके विजिट वीज़ा पे। लंदन भी घूमा हुआ था और मिडलैंड भी, क्योंकि मेरे भाई हैं वहाँ पे बर्मिंघम में, वो सेटल है वहाँ पर। तो ऑलरेडी, लेकिन एक ये है कि आप विजिट वीज़ा पे जब जाते हैं तो आप घूम फिर के आ जाते हो, तो वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता उस कि आपको जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम या जो भी चीज़ें हैं कि वो तभी आप फेस करते हो जब आप वहाँ जाके रहना स्टार्ट करते हो। तो इस बार ये हुआ कि हम जब 3-4 महीने के लिए गए तो हमने यही सोचा कि अब हम जिस तरह लोकल रहते हैं वहाँ वैसे हम रहेंगे, पूरा एक प्रोसेस करेंगे, देखते हैं। हमने वहाँ पे घर भी रेंट पे लिया, उसके बाद फिर वही सारा मतलब अकाउंट भी खुलवाया वहाँ पे, और वो सारी एक्टिविटीज़ हमने की जो जो शुरू में जाके कोई भी जो न्यू जो सेटल होना चाह रहा है उसको जो प्रोसेस से गुजरना होता है, तो हम उस प्रोसेस से गुजरे। माशाल्लाह हमारे 2 बेटियां भी हैं, तो उनके साथ हम मूव हुए। तो उनको हमने एडमिशन करवाना था वहाँ पे डे केयर या नर्सरी कहने, यूके में नर्सरी कहते हैं, तो वो उस प्रोसेस से भी हम गुजरे। तो ओवरऑल जो हमें मतलब 3 to 4 मंथ्स में जो एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे, जो हमें प्रॉब्लम्स नज़र आई चीज़ें, अब ये है कि मैं थोड़ा सा इसलिए बाइस हो सकता हूँ कि मैं स्वीडन से अब कंपेयर करने लगा हूँ। अब जो भाई मतलब पाकिस्तान से मतलब आना चाह रहे हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट होगा एक्सपीरियंस, या जो यूरोप के और मुल्कों से आना चाह रहे हैं या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मैं एक ऐसे मुल्क से जा रहा था जहाँ का सिस्टम मैं मतलब कह सकता हूँ कि दुनिया में बेस्ट सिस्टम है यहाँ का। तो मेरे माइंड में यहाँ की चीज़ें थी कि मुझे शायद इसी तरह का ही सिस्टम वहाँ पे मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मुझे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आए सिस्टम में उनके। एक तो ये है कि उनका अभी तक पेपर बेस्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है, और दूसरा ये है कि मतलब अभी तक बैठ वहाँ पे फॉर्म हाथ से फिल हो रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जबकि स्वीडन के अंदर आर्टिस्ट टेक्नोलॉजी बेस पे का अपना टैक्स नंबर या पर्सनल नंबर दे, वो खुद आर्टिस्ट आपकी हिस्ट्री निकाल लेते हैं उसमें जाके। जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए हमें किसी भी चीज़ के लिए हमें एक पर्सनल नंबर बस वो देना होता है। जी बिल्कुल। अब मैं अगर स्वीडन की कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने गाड़ी लेनी थी यहाँ पे, मैं यहाँ पे शोरूम गया और मैंने कहा कि मैंने ना ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवानी है, तो मैं इतनी मतलब पेमेंट कर रहा हूँ 1 लाख करोना, और बाकी जो 1.5 लाख है वो बैंक से चाहिए लोन। हाँ मतलब वो शोरूम वाले अरेंज करके देंगे। अब वो शोरूम वाले ने मुझसे जस्ट नंबर लिया और 2 मिनट के बाद कहता आपका लोन अप्रूव हो गया, पर्सनल नंबर लेके। अब कोई पेपर बेस कोई सिस्टम नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई फ्रॉड या उस तरह की चीज़ मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और ये तो मैं एक गाड़ी तो फिर एक छोटी चीज़ है, जब हमने घर लिया था नोडिया बैंक से तब भी यही हुआ था। हमने सिर्फ एक मीटिंग की थी जो हमारे वो जो बैंक का जो था जो ऑफिसर, और उसमें सारी चीज़ें हमने डन की, और उसके बाद हम दोबारा बैंक नहीं गए, क्योंकि मैं खुद बैंक में जॉब करता रहा था, मुझे प्रोसीजर पता था कि कितना मुश्किल प्रोसीजर होता है। ये मॉर्गेज होती है, वहाँ पे कचहरियों में जाना पड़ता है, और सारा वो आपको स्टाम्प पेपर साइन और वो सब कुछ, तो लॉयर को इन्वॉल्व करो ये वो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा सिस्टम, सिर्फ उनके पास हमारे पर्सनल नंबर थे, या फिर ये था कि हमारी वो पिछला आपका रिकॉर्ड लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट या आपकी जो इनकम वगैरह है वो आपका चेक करते हैं वो, तो उसकी बेस पे उन्होंने लोन अप्रूव कर दिया। जो कहते हैं कि दुनिया में एक राइट टेक्नोलॉजी जो मुल्क है उसमें ये स्वीडन और सिंगापुर जी दुनिया में सबसे ऊपर है इस वक्त। बिल्कुल। मतलब सिंगापुर बेशक मशरक में, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो स्वीडन के बराबर के लेवल पे है। बिल्कुल। अच्छा, अब इंग्लैंड की बात करते हैं, वहाँ अभी तक पेपर पे चल रहा है सारा काम, तो पेपर्स की मुश्किल चल रही सारी। बिल्कुल। तो आप कंपेरिजन कर रहे थे इसको स्वीडन को इस हाई टेक्नोलॉजी के साथ, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आपको इंग्लैंड में नजर आई जो स्वीडन से आप? एक एज अ फैमिली अगर मैं बात करूं कि अगर आप एज अ फैमिली सेटल होना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे हमें प्रॉब्लम थी कि मेरे बच्चे अभी डे केयर में जाने वाले थे। अब यहाँ पे स्वीडन में आप कह लें कि यहाँ पे तो डे केयर जो सिस्टम ऑलमोस्ट फ्री है, हम बहुत ही नॉमिनल फीस पे करते हैं बच्चों की।
वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे पता लगा कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पैसे आपको पे करने हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, पाउंड्स में बताऊँ, तो शायद आपको 1000 से 1500 पाउंड आपको पे करना पड़े एक बच्चे का। दोनों का मिला के। एक दोनों बच्चे का। का मतलब वो डिपेंड करता है कि वो आप उनका मॉर्निंग सेशन करवा रहे हैं या फुल सेशन। अगर मैं फुल सेशन की बात करूं तो एक बच्चे का आपको 1000 पाउंड तक चली जाती है रकम। तो हमें लगा कि ये तो जितनी आपकी यहाँ पे अर्निंग होगी, जितनी सैलरी होगी, उतना तो आप, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं और कोई यहाँ पे संभालने वाला नहीं है आपके बच्चे को, अगर मदर और फादर दोनों जॉब कर रहे हैं, तो ये तो फिर आप सारी अपनी जो अर्निंग है वो तो बच्चों के डे केयर में आप दे दोगे। और इसीलिए मैं एक वो डाटा देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि स्कैंडिनेविया में 90% से भी ऊपर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डे केयर भेजते हैं, जबकि यूके में सिर्फ 19% जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को डे केयर भेजते हैं, क्योंकि ये बड़ी अयाशी समझा जाता है वहाँ पे कि अपने बच्चों को आप डे केयर भेजो और इतनी तो ये फीस। जितने पाकिस्तानी, इटली, स्पेन, यूनान से जाते हैं बच्चों के साथ, कहते हैं जी बच्चों के बड़े बेनिफिट्स हैं वहाँ पे, तो वो डे केयर में नहीं भेजते, वो अपने घर में रखते हैं सारे बच्चों को। हो सकता है, बिल्कुल वो यही है कि वो शायद फिर सिर्फ घर का एक फर्द जॉब कर रहा हो, और या फिर ये है कि बच्चे उनकी मतलब एज ज़्यादा हो, क्योंकि स्कूलिंग तो वहाँ पे भी फ्री है। और दूसरा ये कि वहाँ पे कुछ स्कीम है डे केयर की कि वो क्रेडिट आवर्स और वो सब कुछ वो देते हैं, मतलब 15 आवर्स तो यूनिवर्सल फ्री हैं, 30 आवर्स के लिए आपको NI नंबर हो तो अप्लाई करना। अब वहाँ पे NI नंबर लेना भी बड़ा एक मुश्किल है, मतलब हमें तकरीबन बहुत टाइम लगे। एक तो कोरोना का भी एक था इफेक्ट, लेकिन उसके अलावा भी आपको कॉल करनी है वहाँ पे, एक एक घंटा आपको वेट करवाते हैं वो। एक तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है शायद उनकी, और दूसरा हर चीज़ के उन्होंने ना फॉर्म रखे हुए हैं, तो वो अपने सारा वो पेपर बेस्ड सिस्टम है, और चीज़ें जो है वो बहुत ही स्लो है वहाँ पे। तो अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ तो स्कैंडिनेविया में बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा क्विक सिस्टम है। और मैं अब डेनमार्क रहा हूँ तो उनकी जो borge.dk जो वेबसाइट है वो कमाल वेबसाइट है। आपकी एक ही वेबसाइट है जिस पे आपकी तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको आपकी गाड़ी, आपकी इनकम, आपका घर, आपकी हर चीज़ एक ही जगह उन्होंने रखी हुई है। तो एक पर्सनल नंबर आप डालते हैं और आपको एक्सेस हो जाती है। तो ये चीज़ वैसी वहाँ पे नहीं थी। तो इसके अलावा अब अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो उसमें एक जो एक्सपेंस जो यहाँ पे हमें स्कैंडिनेविया में नहीं पे करना पड़ता, और वहाँ पे वो है जो आपने मंथली जो भी घर में रह रहा है उसको कौंसल के जो है ना वो टैक्स लाजमी पे करना है, और वो तकरीबन कह लें कि 150 से 200 पाउंड, या वो डिपेंड करता है कौंसल टू कौंसल कि आप किस कौंसल में रहे। अब ये है कि यूके में जो ये नहीं है कि स्वीडन की निस्बत हर चीज़ पूरी है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं वहाँ पे। और जैसे एक तो आपको जो यूके में सबसे जो मेडिकल सिस्टम है उनका NHS वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फास्ट है सिस्टम। और हमें स्वीडन में ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे आपको इतनी जल्दी यहाँ पे मेडिकल जो है वो इतनी जल्दी आपको ये सुनते नहीं है, आपको इतना वो ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि ये कहते हैं कि जब तक आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम ना हो डॉक्टर आपको नहीं यहाँ पे अटेंड करता। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है। और दूसरा सबसे बड़ा जो हम, अगर मैं एज अ पाकिस्तानी बात करूँ, वहाँ पे मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो इंडियन है या पाकिस्तानी हैं, तो एक आपके लिए इजी है वहाँ पे कम्युनिकेट करना, अपनी प्रॉब्लम बताना। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि हम देसियों के लिए जो है वो अगर हम मेडिकल की बात करें तो यूके बेहतर है। देसी माहौल कैसा लगा आपको इंग्लैंड का? देसी माहौल बिल्कुल मैं कहूँगा कि मॉडर्न पाकिस्तान है। अच्छा। बिल्कुल। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये मतलब कुछ लोग मुझसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे आपको मतलब रोड्स भी टूटे हुए नज़र आते हैं, आपको फुटपाथ उनकी बुरी हालत नज़र आएगी, आपको बिल्डिंग्स उनकी काफ़ी वो मोल्ड लगी होगी, काई लगी होगी, मतलब उतना एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनका। लेकिन ये है कि अगर हम एज अ मतलब पाकिस्तानी बात करें तो हमें वहाँ पे खाने पीने का कोई मसला नहीं। सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ पे यही है कि आपको पाकिस्तानी फूड और ये वो आप बहुत इंजॉय करते हो। मेरा ख्याल है घर में आप हफ्तों आप शायद आपको ज़रूरत ना पड़े घर में कोई खाना बनाने, क्योंकि वहाँ पे अपनी वही खाने और बड़े सस्ते, मतलब यहाँ से हाफ रेट में आपको वहाँ पे खाने मिल जाते हैं। और इवन जो उनकी अपनी जो स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, जैसे सेंसबरी है या वहाँ पे अस्ता है या टेस्को है, वहाँ पे आपको अंदर अपने पाकिस्तानी मिसाले और देसी खाने पीने की चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह आपको मिल जाती हैं। और इवन आप जो मैंने एक और चीज़ देखी है कि वहाँ पे आपको
चाहे आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं, आप एयरपोर्ट में इमिग्रेशन से गुजर रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, या बच्चों के जैसे हम देख के वहाँ पे जब शुरू में सर्च कर रहे थे, आपको हर जगह अपने पाकिस्तानी मिलते हैं वहाँ पे। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और पाकिस्तानी माशाल्लाह वहाँ पे हेल्प भी करते हैं, और बल्कि गोरों से ज़्यादा अपने लोग ही वहाँ पे नज़र आते हैं हर तरफ। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है, और मेरा ख्याल है कि जाना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। और बाकी ये है कि हर बंदे का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोगों का जो अगर अच्छा सेटअप वहाँ बन जाता है, तो ये एक बात है कि अगर जो यूके में सेटल हो जाए वो फिर यूके छोड़ता नहीं। ये मैंने आप गए जो पहले आज से 4-5 महीने पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था मुमकिन है यूके में जाकर सेटल हो जाए। आप ट्राई के तौर पे गए, गर्मियों की छुट्टियों पे 3-4 महीने वहाँ पे रहे, अब वापस आए, अब आपका क्या मूड बन रहा है? अब ये है कि अब थोड़ा सा जो माइंड है वो थोड़ा चेंज हुआ है। अब इतना वो जो जोश था वो जरा कम हो गया। तो अभी ये इस गर्मियों तक मतलब देखेंगे ट्रायल पीरियड। तो एक दिल में है तो सही इंग्लिश कंट्री, और अब ये मैंने सोचा है कि नहीं, बेस अपनी स्वीडन ही रखनी है, क्योंकि इस जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं है, इस जैसा सिस्टम नहीं है। एक मतलब स्वीडन वाकई मुझे अब लगा कि वाकई हेवन है, और बच्चों के लिए ये बेस्ट कंट्री है, और इनके फ्यूचर के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब यूके में स्कूलिंग तो फ्री है, लेकिन वहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फिर फ्री नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखें हर चीज़, यहाँ पे मेडिकल फ्री है बच्चों का, डे केयर ऑलमोस्ट फ्री है, स्कूलिंग फ्री है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी फ्री है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक उल्टा जेब से पैसे भी देते हैं आपको, पैसे देते हैं आपको बच्चों को, मतलब डे केयर में खाने, वो लंच, स्कूलिंग में भी बल्कि लंच प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक और जो मुझे फ़र्क नज़र आया यहाँ पे, कोई आप देखें स्वीडन में, ये मतलब पाकिस्तानियों के लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ लोग अपने घरों के कपड़ों में बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे कोई होमवर्क नहीं है। लेकिन जाके वहाँ पे यूके में जो थोड़ा डिफरेंट लगना शुरू हुआ कि जब वहाँ पे आपको पाकिस्तान की तरह मतलब कलरफुल यूनिफॉर्म में बच्चे नज़र आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो बिल्कुल एक पाकिस्तान वाली फिर एक आपको फीलिंग आती है वहाँ पर। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ईजी रखी हुई हैं चीज़ें। तो वहाँ पे ये कह लें, और यहाँ पे जो एजुकेशन है, बच्चों को बहुत स्ट्रेस नहीं दिया जाता यहाँ पे कि बहुत उन पे शुरू से कि जी प्रेशर डाला जाए, बल्कि यहाँ पे 4 या 6 क्लास तक तो कोई वो पोजीशन सिस्टम ही नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है। तो लेकिन यूके में है, क्योंकि बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने बल्कि यूके वाली जो चीज़ें जो वो अडॉप्ट की हुई हैं, तो वहाँ पे वही ट्यूशन बेस्ड सिस्टम, और उसी तरह खुले हुए हैं वहाँ पे ट्यूशन सेंटर, और वो सब कुछ वहाँ पे गली गली में कॉलेज और प्राइवेट और वही सब कुछ वहाँ पे है। जी, मेरा बेटा 6ठी क्लास में पढ़ रहा है, तो सिंपल एक कंप्यूटर उसके हाथ में, लैपटॉप, जी, वही लेके जाता है, वही लेके घर वापस आता है। हाँ, मैंने कभी उसके पास कोई बुक नहीं देखी, कोई कॉपी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, और हम जबरदस्ती उसको घर में कॉपी से हैंड राइटिंग करवाते हैं और क्वेश्चन मैथमेटिक्स करवाते हैं। वो कहता है मुझे होमवर्क मिले ही नहीं है, नहीं भी मिला तब भी करो। हाँ, तो मेरी टीचर से मुलाकात हुई थी उनके, तो टीचर भी कहता है यहाँ बच्चों को हम स्ट्रेस नहीं देते, अगर बच्चे का मूड है पढ़ने का तो वो पढ़ेगा, नहीं मूड है तो नहीं पढ़ेगा। हाँ, ये उसकी वैलिड विश पे है। बिल्कुल। जबकि हम पाकिस्तान में हर तरफ वो डंडा मार के पढ़ नहीं पढ़ना है तुमने जाके, हाँ, और अपनी मर्जी से करना है जाके, बिल्कुल। इस चीज में जाते हैं। अब आपका प्रोग्राम नहीं बन रहा, जो नजर मुझे आ रहा है कि इंग्लैंड जाने का प्रोग्राम थोड़ा सा, और जिसको बोलते हैं ना पंजाबी, डावाडोल हो गया। तो इंग्लिश कंट्री आप कहते ट्राई करना है, तो किसको ट्राई करेंगे आप? अमेरिका या कनाडा ही बनती है ऑप्शन, और वो ये है कि वो भी मतलब एक ट्राई करके देखूंगा। लेकिन ये है कि स्वीडन ही मतलब माशाल्लाह यहाँ पे सेटअप ठीक है, यहाँ पे मतलब लाइफ सही चल रही है। तो ये है कि मतलब बिल्कुल यहाँ से सब कुछ छोड़ के नहीं मैं जाऊँगा, रखूँगा इसी मुल्क को, और मे भी फिर अगर अच्छा लगा आगे सेटअप बना तो ठीक है, वरना फिर मैं वापस इधर ही आऊँगा। मेरी सिस्टर और मेरे बहनोई होते हैं कनाडा में। जी, जी। तो वो फर्स्ट टाइम जब घूमने के लिए गए न्यूयॉर्क में, जी, जी। तो उनको फोन आया, कहते यार ये बहुत गंदा शहर है। अच्छा। तो हमने कहा क्यों? कहते ये इतना गंदा है, हर तरफ गंद ही गंद पड़ा हुआ है सारा। और जी। जिस तरह आप स्वीडन को कंपेयर कर रहे थे इंग्लैंड के साथ, वहाँ पे रोड टूटे हुए हैं, स्वीडन में ये चीज़ नहीं है, हर चीज़ साफ है बिल्कुल। तो इटली में भी चूंकि रोड इंतहाई ज़्यादा टूटे हुए हैं, इटली का जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, मैं रह रहा हूँ तो पाकिस्तान से भी बदतर है। सही। और उनका हर सिस्टम पाकिस्तान से बदतर, यूरोप से वो 100 साल पीछे हैं। तो वो लोग सारे भाग के जा रहे हैं यूके, जिसको पासपोर्ट मिलता है कहता है जी हमने यूके जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन हमारी यूके है। जी। तो आप क्या एडवाइस करेंगे उनको, स्वीडन भी चेक करें या? हाँ, बिल्कुल चेक करना चाहिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि इसको वो रिग्रेट नहीं करेंगे।
स्कैंडिनेविया में स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे वो आए, इवन फिनलैंड अगर किसी का है प्लान तो ये बहुत बेहतर है कंट्री। फैमिली के हिसाब से तो यूके से बहुत बेहतर है। यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर है, यहाँ पे लाइफ बहुत इजी है। यहाँ पे यूके में एक और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, जॉब मिल जाती है वहाँ पे। लेकिन ये है कि वहाँ पर फिर पाकिस्तान की तरह 12-12 घंटे जॉब है। यहाँ पे हमारी लाइफ काफ़ी रिलैक्स है, यहाँ पे उस तरह आप पे प्रेशर नहीं डाला जाता है यहाँ पे। लेकिन जितने भी सवाल मुझे आते हैं यूट्यूब में सारे वो कहते हैं जी कि स्वीडन में जॉब नहीं मिलती, कुछ लोग स्वीडन को छोड़ के वापस चले गए हैं, तो उनको क्यों नहीं जॉब मिली लोगों को? जॉब का मसला ये है कि जॉब का प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैंने शुरू में बात की थी कि अगर आप जब आते हैं यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जोर आप लैंग्वेज पे दें। आप जितनी जल्दी यहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे और अपना अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं। तो इस तरह नहीं है जॉब जैसे मतलब हम सोचते हैं ना कि आएंगे और एक जनरल हम कोई भी बगैर स्किल के कोई जॉब शुरू कर लेंगे, वो वाकई प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो अब ये एक स्वीडन ने यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है कि यहाँ पे SFE जो फ्री जो क्लासेस हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए, यहाँ पे अगर आपको रेजिडेंस परमिट मिल गया यहाँ पे या इवन स्टूडेंट भी है तो आप आके यहाँ पे फ्री में मतलब एडमिशन लेकर आप क्लासेस अटेंड करें, अपनी लैंग्वेज बेहतर करें, घर में आप कोशिश करें। उससे जितनी मतलब इम्प्रूवमेंट आएगी उतना ही आपको आगे चांसेस आपके बनेंगे जॉब के लिए। और बाकी फिर देखें पाकिस्तान में आप अगर एक सिटी से दूसरी सिटी मूव होते हैं तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, सेटलमेंट करनी पड़ती है। तो ये तो एक आप बिल्कुल ही एक नए कल्चर में जा रहे हैं, नई दुनिया है बिल्कुल। तो मैं भी जब नया था आदमी को जिस मुल्क में जाना चाहिए तो वहाँ से ये सोच के जाना चाहिए कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमने आगे बढ़ना है। अगर आपके इटली में आप एक स्टेटस छोड़ के आए तो वही स्टेटस आपको एकदम स्वीडन में मिलेगा तो वो नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल आपको जीरो से स्टार्ट करना है और जीरो से स्ट्रगल करनी है और बिल्कुल हार्ड स्ट्रगल करनी है आपको जाके। बिल्कुल इसमें एक और चीज़ ये है कि जब हम पाकिस्तान से चलते हैं तो पाकिस्तान में अगर हम कोई मतलब जॉब कर रहे हैं कुछ भी, हमने मतलब अपनी आधी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, मतलब 20s या 30s में जो होते हैं जब हम मूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आते ही कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार यहाँ पे तो इतनी स्ट्रगल है, इतनी हार्ड लाइफ है यहाँ पर। तो हम ये नहीं देखते कि यार आज से 5 साल बाद अगर मैं कंपेयर करूँ, करना तो आपको तब चाहिए जब आप उस लेवल पे पहुंचो। पाकिस्तान में तो देखिए कि आपका फैमिली सेटअप होता है, एक मे बी अब जैसे मैं जॉब छोड़ के आया था, अब वो चीज़ें भी आपको फ़ौरन नहीं वहाँ पे मिली, ये जॉब अगर आपने स्टडीज़ की हैं फिर आपको जॉब मिली, तो यहाँ पे भी टाइम लगता है चीज़ें सेटल होते हुए।